सो हेलो एवरीवन। आज एनसीईआरटी की 11th क्लास की मिडाइवल हिस्ट्री का छठा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है द दिल्ली सल्तनत। तो माय नेम इज़ शुभम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आईएस सोशल चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये एक सीरीज़ है जिसमें हम चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक हम सतीश चंद्रा की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। अब ये जो मिडावल हिस्ट्री की जो बुक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है यूपीएससी के व्यू पॉइंट से। लेकिन प्रॉब्लम विद दिस बुक इज़ दैट इट इज़ टू वास्ट एंड इट कंप्राइज ऑफ टू मेनी ट्रिवियाज कि एक राजा यहाँ था, फिर उसने इसको हराया, फिर ये किया, फिर वहाँ से इसको यहाँ गया, वहाँ गया। इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एनसीईआरटी की, जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी हैं, वो चीज़ें कई बार नज़रअंदाज हो जाती हैं। तो बेसिकली दिस entire series is an initiative to separate wheat from the chaff। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब मोहम्मद गौरी इंडिया से वापस गया तो उसने अपने स्लेव जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दिल्ली की जिम्मेदारी सौंप कर गया। और उसके बाद आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज असैसिनेशन ऑफ मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश करी और स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, उसको एस्टैब्लिश किया। ठीक है, तो 1206 में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है, जो 1206 से लेकर 1290 ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 84 ईयर्स तक ये डायनेस्टी ने देश पर राज किया। ठीक है, तो 84 ईयर्स मामलूक डायनेस्टी। मामलूक का मतलब होता है स्लेव। ठीक है, मामलूक का मतलब होता है स्लेव। और स्लेव डायनेस्टी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुतुबी डायनेस्टी फर्स्ट, देन इलबारी डायनेस्टी सेकंड, एंड और ये थर्ड। तो बेसिकली कई बार हम 3 अलग अलग नामों से भी इस डायनेस्टी को बोलते हैं। कई बार कुछ किताबों में आप स्लेव डायनेस्टी का नाम सुनेंगे, कहीं पर मामलूक सुनेंगे, समटाइम्स कुतबी डायनेस्टी भी बोलते हैं, समटाइम्स इलबारी भी बोलते हैं। अब ये क्यों अलग अलग नाम है वो आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे। देखा जाए तो स्लेव डायनेस्टी 3 अलग अलग टाइम पीरियड, 3 अलग अलग डायनेस्टीज़ की बनी हुई है। तो सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी उसको कुतबी डायनेस्टी कहते हैं, जो 1206 से 1211 तक रही। ठीक है, तो ये स्लेव डायनेस्टी है या कुतबी डायनेस्टी बेसिकली इसको बोलेंगे। फिर जो फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी है, ठीक है, वो इल्तुतमिश ने एस्टैब्लिश करी, और सेकंड इलबारी डायनेस्टी बालबन ने एस्टैब्लिश करी। तो देखिए है क्या इसमें, अलग अलग डायनेस्टीज़ को अगर आप देखेंगे तो स्लेव या मामलूक डायनेस्टी को 3 अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया कुतबी डायनेस्टी, दूसरा हो गया फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी, और तीसरा हो गया सेकंड इलबारी डायनेस्टी। ठीक है, तो 3 पार्ट में है। कुतबी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसको किया था इल्तुतमिश ने, और इसको किया था बालबन ने। ठीक है, अब इसका नाम इलबारी क्यों पड़ा? क्योंकि एक इलबारी का इलबारी नाम का ट्राइब था जिससे इल्तुतमिश भी बिलोंग करता था और जिससे जियासुद्दीन बालबन भी बिलोंग करता था। ठीक है, अब किसी भी डायनेस्टी को अब 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया? ठीक है, अगर आप देखेंगे कि स्लेव डायनेस्टी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसको 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि कुतुबुद्दीन के मरने के बाद उसकी लिनिएज ख़त्म हो जाती है। उसके बाद उसका जो दामाद है इल्तुतमिश, वो गद्दी पर बैठता है, फिर उसकी लिनिएज शुरू होती है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे रज़िया सुल्तान, जिसमें आप देखेंगे नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिसमें आप बहराम शाह, ऐसे करके 4-5 उसके बेटे और उनके बेटे गद्दियों पर बैठते हैं। तो ये एक ब्लड लीनिएज चलती है जिसको फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी कहते हैं, जो इल्तुतमिश के ब्लड लाइन से जो डायनेस्टी बनती है। फिर अगर आप देखेंगे बालबन की सेकंड इलबारी डायनेस्टी, क्योंकि बालबन जो है स्लेव था। ठीक है, बालबन वॉज द स्लेव ऑफ
इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के जो वंशज हैं उनका स्लेव था। इसका कोई ब्लड रिलेशनशिप इल्तुतमिश से था नहीं। तो जब ये गद्दी पर बैठा तो सेकंड इल्बारी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। चलिए अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। तो लगभग 4 सालों तक इसका शासन रहा, बहुत ही छोटा। तो गौरी के मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक डायनेस्टी कहते हैं, उसको इस्टेब्लिश किया और उसने लाहौर को अपनी राजधानी के रूप में इस्टेब्लिश किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को कई बार लख बख्श भी कहते हैं। लख बख्श यानी कि लाख, बख्श यानी कि दान देने वाला। तो उसकी चैरिटेबल डीड्स की वजह से कई बार कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श के नाम से भी बुलाया जाता है। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के आर्किटेक्चर की बात करें तो उसने सबसे पहले जो मॉस्क बनाई जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, जिसका मतलब होता है माइट। कुव्वत का मतलब होता है माइट ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की औकात या इस्लाम की पहुंच या इस्लाम की साख कह लीजिए। तो ये इस वजह से इसका नाम पड़ा क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारे हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट मंदिरों को तोड़कर इस्लाम की डोमिनेंस इस्टेब्लिश करी और उन्हीं मंदिरों के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जो रूइंस से निकले हुए जो पार्ट्स हैं, उसको इस्तेमाल करके इस कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क को उसने बनवाया। और ये जो मॉस्क है आप देख सकते हैं, दिस इज़ द कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। ये मौजूद है कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में, महरौली, दिल्ली में। तो जहाँ पर कुतुब मीनार है उसी कॉम्प्लेक्स में ये कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क भी मौजूद है। फिर कुतुब मीनार को बनवाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और जो नाम कुतुब मीनार है, ऐसा माना जाता है कि एक सूफ़ी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, जो एक चिश्ती सिलसिला के सूफ़ी संत थे। उन्हीं के नाम से इंस्पायर होके इस टावर का नाम पड़ा कुतुब मीनार। फिर उसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा करके अजमेर में उसने एक मस्जिद बनवाई। उसका फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बेसिकली ये जो मस्जिद है एक संस्कृत कॉलेज हुआ करता था जिसको विग्रहराज चौहान ने बनवाया था, उसको तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। और इसी वजह से आजकल आप सुनते होंगे काफ़ी ज़्यादा विवादों के घेरे में ये 2.5 दिन का झोपड़ा रहता है। जो हिंदू ग्रुप्स हैं वो ये मांग करते हैं कि पहले यहाँ पर एक हिंदू स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसको तोड़ के ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया है। तो बेसिकली वो स्टेटस को ब्रेक करके वापस से उस हिंदू टेम्पल को या हिंदू यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निज़ामी करके एक हिस्टोरियन को अपने कोर्ट में पैट्रोनाइज़ किया था, जिन्होंने इंडिया का सबसे पहला इस्लामिक हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा जिसका नाम था ताज उल मसीर, ठीक है, ताज उल मसीर। ताज उल मसीर का मतलब होता है कि द जूल्स ऑफ डीड्स या अचीवमेंट्स, ठीक है, ताज उल मसीर, जूल्स ऑफ अचीवमेंट। फिर शासन गद्दी पर बैठने के ठीक 4 साल बाद पोलो खेलते हुए, हॉर्स पोलो जिसको चौगन कहते हैं, उसकी मौत हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। आगे चलते हैं। ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, जिनका शासनकाल था 1211 से लेके 1236 तक। ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का वो दामाद था और इल्तुतमिश को पहला रियल सुल्तान दिल्ली का माना जाता है। अब ये क्यों कहते हैं कि इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट रियल सुल्तान? देखिए, इस्लामिक ट्रेडिशन में क्या होता है कि अगर आप कोई भी राजा अगर किंग बनता है या उसका कोरोनेशन होता है तो हिज रूल हैज़ टू बी एक्सेप्टेड, एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलता है इस्लामिक खलीफा से, यानी कि इस्लामिक जो हेड प्रीस्ट है वो एक लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट जारी करता है उस राजा को। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि नाउ इस्लामिक जो प्रीस्टहुड है
जो इस्लामिक खैलीफेट है, डैट हैज़ रिकॉग्नाइज द रूल ऑफ दैट पर्टिकुलर किंग। इस एक्नॉलेजमेंट लेटर को हम मंसूर के नाम से जानते हैं। तो ये जो मंसूर, अगर आप देखें तो दिल्ली सल्तनत के केस में इल्तुतमिश को ये जारी किया गया था, इस वजह से इसको रियल सुल्तान कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जिसको भी मंसूर मिलेगा वही राजा अपने नाम के आगे सुल्तान शब्द इस्तेमाल कर सकता है। जिसको मंसूर नहीं मिलेगा वो सुल्तान शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो मुगल्स अपने आप को बादशाह कहलाते थे, ठीक है, मुगल्स को बादशाह कहा जाता था, ना कि सुल्तान। तो सुल्तान टाइटल अपने नाम के आगे बस वही लगा सकता है जिसको इस्लामिक खैलीफेट से, यानी इस्लामिक जो हेड गद्दी है धर्म की, उसको वो एक्नॉलेजमेंट, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट या मंसूर मिला हो, ठीक है। तो ये जो मंसूर अगर दिल्ली सल्तनत के केस में देखें तो इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन 3 राजाओं को फॉर्मल रूप से खलीफेट से मिला था, सैंक्शन किया गया था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। इल्तुतमिश वाज द वन हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, ठीक है। तो पहले जो राजधानी थी लाहौर थी, लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करने का काम इल्तुतमिश ने किया। फिर इल्तुतमिश ने मिनहाज उल सिराज करके एक इस्लामिक हिस्टोरियन थे जिन्होंने किताब लिखी थी तबाकत ए नसीरी, वेरी इंपॉर्टेंट, तबाकत ए नसीरी। और इसी किताब में पहली बार इंडिया को हिंदुस्तान नाम से रेफ़र किया गया था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया वाज रेफर्ड विद द नेम हिंदुस्तान इन दिस बुक बाय मिनहाज उल सिराज। और ये जो किताब है तबाकत ए नसीरी, ये दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री को नैरेट करती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। इल्तुतमिश के कुछ और कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठने से पहले दिल्ली में राजपूत रूलर्स का दिया हुआ कॉइन, जिसको दिल्ली वाला कहते थे, वो चलता था। ये दिल्ली वाला कॉइन्स तोमर जो राजपूत रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली को एस्टैब्लिश किया था, उस समय दिल्ली का नाम था दिल्ली का, ठीक है। तो वहाँ पर ये कॉइन इन्होंने इशू किया था जिसका नाम था दिल्ली वाला। इस दिल्ली वाला कॉइन को रिप्लेस करके इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के जारी किए जिसका नाम पड़ा टंका, और कॉपर के सिक्के, ठीक है, तांबे के सिक्के जारी किए जिसका नाम पड़ा जीतल। तो सिल्वर, टंका, कॉपर, जीतल, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर इल्तुतमिश ने एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया जो आगे चल के काफ़ी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम था टर्क चहलगनी। तो बेसिकली टर्क चहलगनी वॉज द ग्रुप ऑफ 40 ट्रस्टेड नोबल्स, ठीक है, 40 इंपॉर्टेंट ऑफिसर जो एक तरीके से राजा को मदद करेंगे सल्तनत के सारे अफेयर्स को चलाने के लिए। तो टर्क चहलगनी का मेन जो पर्पस था वो था राजा को एडवाइस करना, राजा को प्रोटेक्ट करना, राजा को और एफिशिएंट तरीके से गवर्न करने में, साम्राज्य को गवर्न करने में मदद पहुंचाना था। इसका नाम था टर्क चहलगनी, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखते हैं, आगे चल के इसके बारे में हम और पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस फिलहाल ये याद रखेंगे कि टर्क चहलगनी वॉज द ग्रुप ऑफ 40 ट्रस्टेड नोबल्स ऑफ द किंग विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय इल्तुतमिश, ठीक है, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय इल्तुतमिश। फिर आगे अगर आप देखें तो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में ही एक मंगोल राजा था जिसका नाम था चंगेज़ खान या चंगेज़ खान जिसको कहते हैं। ये मंगोल राजा था जिसको तेमुजिन के नाम से भी बुलाते हैं। वो हिंदुस्तान के फ्रंटियर पे पहुंचा, ठीक है। और ये हिंदुस्तान के फ्रंटियर पे क्यों पहुंचा, ये गंगेज़ खान का फ़ोटो है। बेसिकली देयर वाज अ प्रिंस जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरानी, जो कि ख्वारिज़्म का सुल्तान था, ख्वारिज़मी एम्पायर का प्रिंस था एक तरीके से कह लीजिए। तो उसकी लड़ाई चल रही थी
चंगेज़ खान से। और जब चंगेज़ खान ने इसको हरा दिया तो जलालुद्दीन मंगबरानी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी। He sought asylum in Delhi Sultanate, but this asylum was rejected by इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश ने ये असाइलम क्यों रिजेक्ट किया? ठीक है, ये रेफ्यूज मांग रहा था जलालुद्दीन मंगबरानी, क्योंकि इल्तुतमिश को पता था कि भाई जो मंगोल्स हैं बहुत ही बारबेरिक हैं, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव उनका इन्वेजन होता है, और इल्तुतमिश नहीं चाहता था कि वो जलालुद्दीन मंगबरानी को अपने यहाँ पे पनाह देकर चंगेज़ खान का, गेंगिस खान का रैथ, गुस्सा मोल ले ले, और उससे हो सकता है कि फ्यूचर में मंगोल्स का हिंदुस्तान के ऊपर इन्वेजन हो जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस असाइलम को रिजेक्ट किया। ये क्वेश्चन यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है पिछले 3-4 साल पहले। फिर आगे का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो कुतुब मीनार, जिसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, उस टावर को कंप्लीट करने का काम इल्तुतमिश ने किया। तो इल्तुतमिश कैन बी क्रेडिटेड फॉर कंप्लीटिंग द टास्क ऑफ कुतुब मीनार। ठीक है, और जैसा कि हमने देखा कि मिनहाज-उस-सिराज ने किताब लिखी थी तबाक़ात-ए-नसीरी, जिसमें हिंदुस्तान को पहली बार इंडिया को पहली बार हिंदुस्तान के नाम से रेफ़र किया गया। ठीक है, फिर अगला जो कंट्रीब्यूशन है इल्तुतमिश का वो है इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम वाज बेसिकली काइंड ऑफ रेवेन्यू असाइनमेंट। तो इसको समझते हैं। जैसे इमेजिन करिए कि दिस इज़ द किंगडम, दिस इज़ द किंग। अब इतने बड़े साम्राज्य से रेवेन्यू कलेक्ट करने का दो तरीका है। एक तो है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स रखेगा जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि वो राजा जो क्या करेगा, अपने इस किंगडम को छोटी छोटी रियासतों में डिवाइड कर देगा, छोटे छोटे रियासतों में। इसी रियासत को, एक छोटे लैंड के हिस्से को बोला गया इक्ता, और इस इक्ता से रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो दी गई इक्तेदार को, इक्तदार। अब इस इक्तदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके अलावा वो थोड़ी बहुत मिलिट्री अपने अंडर, एक सेना अपने अंडर मेंटेन करेगा, कुछ टैक्स अपने पास खुद रखेगा, कुछ राजा को ट्रांसफ़र करेगा। फिर उसके अलावा यहाँ पे और जो मिसलेनियस काम है, जैसे कुछ डेवलपमेंट का काम हो गया, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गया, ये सारे काम जो है ये इक्तदार करेगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, जिसको बेसिकली इट इज़ अ फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये इक्तदारी सिस्टम इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर वाला सिस्टम है इसको ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, और ये वाला जो इक्तदारी वाला सिस्टम है इसको फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। अगर देखें तो इक्ता जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर बड़ा ज़मीन है तो डैट विल बी कॉल्ड लार्ज इक्ता, एंड छोटी ज़मीनें हैं तो डैट विल बी कॉल्ड स्मॉल इक्ता। लार्ज इक्तेदार को हम लोग मुक्ति के नाम से बुलाते हैं, और जो छोटे इक्तेदार हैं उनको खूट या मुकद्दम के नाम से बुलाया जाता है। तो बेसिकली खूट और मुकद्दम उसी एरिया के, अगर मान लो कि बहुत छोटा इक्ता है, छोटी ज़मीन है, ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होगा कि किसी और आदमी को अपॉइंट करने की बजाय, कि राजा किसी को अपने राज्य से किसी इस एरिया में भेजने के बजाय राजा क्या बोलेगा, इसी एरिया का आप ये देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी एरिया का जो सबसे इन्फ्लुएंशियल फार्मर होगा, जो सबसे रसूख वाला आदमी होगा, मोस्टली वो गांव का जो मुखिया होता था, उसी को उस पर्टिकुलर गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी दे दी जाती थी। तो कई बार आप देखेंगे कि स्मॉल इक्तदार को मुकद्दम या खूट के नाम से बुलाते हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि विलेज हेडमैन को भी खूट या मुकद्दम के नाम से रेफर किया गया है। ये इस वजह से है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर बहुत छोटा ज़मीन है, छोटा इक्ता है, तो किसी और आदमी को उस एरिया में इक्तदार के रूप में अपॉइंट करके भेजने की बजाय राजा क्या करेगा कि उसी एरिया के किसी इन्फ्लुएंशियल फार्मर को, मोस्टली जो कि विलेज हेडमैन हुआ करता था, गांव का मुखिया या सरपंच हुआ करता था, उसी को उस पर्टिकुलर गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। ठीक है, अब इक्तदारी सिस्टम के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो इक्तदारी सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, डिसेंट्रलाइज यानी कि
राजा रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी इक्तेदारों को दे देगा, न कि डायरेक्टली अपने पास रखेगा। फिर ये एक मेरिटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था, यानी कि इसमें कोई पॉलिटिकल पैटर्नेज, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, ये सब नहीं चलता था, फेवरेटिज्म नहीं चलता था। जो भी काबिल होगा उस आदमी को इक्तदार अपॉइंट किया जाएगा। इसमें कोई हेरिडिटरी सक्सेशन नहीं था, ऐसा नहीं था कि आप मर गए तो आपका बेटा जो है इक्तदार उस एरिया का बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि जब फिरोज शाह तुगलक, आगे हम देखेंगे जब गद्दी पर बैठेगा तो वो इक्तदारी सिस्टम को हेरिडिटरी बना देगा। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। और एक और चीज़ देखेंगे कि ये इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन नहीं था, जबकि बल्कि ये सेंट्रल एशिया से कॉपी करके इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इट वाज नॉट एन इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन, ये ध्यान रखेंगे। और जो ये इक्तदार थे दे वर ट्रांसफरेबल। ठीक है, ट्रांसफरेबल का मतलब है कि मान लीजिए कि आपको ये वाला इक्ता दिया गया, कल को आपको ट्रांसफ़र करके इस इक्ता में भी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, कल को आपको इस इक्ता में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ट्रांसफरेबल होने का मतलब है इक्तदार ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं अलग अलग इक्ताज में। और ट्रांसफरेबल का ये भी मतलब है कि अगर आपने सही तरीके से काम नहीं किया, सही तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया, जो कि आपको जिम्मेदारी दी गई थी, तो आपकी इक्ता आपसे लेके किसी और को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसफरेबल होने का दोनों मतलब हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो इक्तदारी सिस्टम का इवोल्यूशन देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बेसिकली जो ये स्मॉल इक्तदार थे उसको एबॉलिश कर दिया और इसको खालिसा लैंड बना दिया। ठीक है, इसको खालिसा लैंड बना दिया। खालिसा लैंड का मतलब होता है कि ये जो इस ज़मीन से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर के लिए, किंग के प्राइवेट एक्सपेंडिचर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसको बोलते हैं खालिसा लैंड। यानी कि जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो जनरल कॉफर में नहीं जाएगा, राजकोष में नहीं जाएगा, राजा के कोष में जाएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ खालिसा लैंड। अब ये क्यों किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए किया था क्योंकि ये जो छोटे इक्तेदार थे, जो विलेज हेडमैन थे, वो लोग बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा करप्शन की मतलब पैसा कलेक्ट किया 100 रुपया और राजा को बताया कि 60 रुपया ही कलेक्ट हुआ है और बाकी 40 रुपया गायब कर दिया बीच में से। ठीक है, तो इस करप्शन को रिमूव करने के लिए स्मॉल इक्ता को अलाउद्दीन खिलजी ने, जिनके बारे में हम आगे फिर से पढ़ेंगे, खालिसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया। खालिसा लैंड का मतलब होता है क्राउन लैंड। खालिसा लैंड का मतलब होता है क्राउन लैंड। ठीक है, क्राउन लैंड। फिर फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे इक्तदारी सिस्टम को हेरिडिटरी बना दिया गया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर इक्तदारी सिस्टम को हेरिडिटरी बना दिया गया। तो ये था इस चैप्टर का पहला पार्ट। बाकी के राजाओं के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फेलो फ्रेंड्स, ताकि ये इम्पॉर्टेंट जो लेक्चर सीरीज़ है सबको इसका फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू।